हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग केमिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि आपको पता होगा कि जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं या वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? इन तीनों को मिलाकर 20 से 30 के बीच में क्वेश्चंस आते ही हैं, हर साल आते हैं। तो आइए हम उसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। कुछ प्रमुख तत्व एवं उनके अपरूप। देखिए, जैसे कार्बन, हमें पता है कि कार्बन के ही जो अपरूप होते हैं वो हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, कास्ट चारकोल होता है, बोन चारकोल होता है, रक्त चारकोल होता है, ठीक है? और फास्फोरस भी एक तत्व है जिसके कि अपरूप है हमारा पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस और स्कारलेट फास्फोरस, ठीक है? इसको याद रखिएगा। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ओजोन दोनों किसके अपरूप हैं? ऑक्सीजन के। फिर है सल्फर, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लाइनिक सल्फर, एमार्फस सल्फर, कोलाइडी सल्फर और प्लास्टिक सल्फर, ठीक है? फिर यहाँ पे नज़र डालिए, अपमार्जक दिए हुए हैं जिनके टाइप्स और उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखिए, अपमार्जक के टाइप्स में लिखा हुआ है सबसे पहला कि सोडियम एल्किल सल्फेट, ठीक है? जिसका एग्जाम्पल क्या है? जिसका एग्जाम्पल जो है वो है सोडियम लॉरिल सल्फेट, ठीक है? फिर है चतुष्क अमोनियम लवण, जिसका कि जो एग्जाम्पल है वो है ट्राईमेथिल स्टीएरियम अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है? फिर है अंशतः एस्टरीकृत यौगिक, जिसका कि जो एग्जाम्पल है वो है पेंटा एरिथ्रोटोल मोनोइस्टिक एरेट, ठीक है? फिर उसके बाद है प्रतिस्थापित एल्किल सल्फोनेट, जिसका कि एग्जाम्पल क्या है? सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है? ये याद रखिएगा क्योंकि कभी-कभी ऐसा ना एग्जाम्पल में पूछ देता है, ठीक है? फिर देखिए, फिर यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है, उसकी खोज किसने की है? तो ये बैकुरल ने की है, ठीक है? फिर कोबाल्ट ऑक्साइड काँच को कौन-सा रंग प्रदान करता है? तो जो कोबाल्ट ऑक्साइड होता है, वो काँच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। फिर फार्मिक अम्ल किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो फार्मिक अम्ल है ना, वो लाल चींटियों से प्राप्त किया जाता है। फिर क्या लिखा है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन-सा है? तो याद रखिएगा सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। फिर जब पानी गर्म करके 0 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया जाता है, तब वह पानी का जो आयतन होता है, वो पहले तो घटता है, फिर बाद में क्या होता है? बढ़ता है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस अम्ल का यूज़ जो होता है वो फ़ोटोग्राफ़ी में किया जाता है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि फ़ोटोग्राफ़ी में ऑक्ज़ैलिक अम्ल का यूज़ होता है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर पोर्टलैंड सीमेंट के घटक कौन-कौन से हैं? तो याद रखिएगा पोर्टलैंड सीमेंट में सिलिका यूज़ होता है, चूना यूज़ होता है और एल्यूमिना यूज़ होता है, ठीक है? फिर देखिए, किसी द्रव पदार्थ के वाष्पन एवं उनके पश्चात संघनन की संयुक्त प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, आसवन कहलाती है। वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, वह हिमांक कहलाता है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सी धातु सबसे अधिक तन्य यानी कि डक्टाइल है? तो सबसे अधिक डक्टाइल जो होती है वो सोना होती है, ठीक है? सोना सबसे अधिक तन्य धातु होती है। फिर है एक रासायनिक अभिक्रिया के अंत में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना होता है? तो याद रखिएगा कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके अंत में अभिकारकों का जो द्रव्यमान होता है वो अपरिवर्तित रहता है। फिर क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से झाग देगा और अधिक झाग देगा, उसे हम बोलते हैं मृदु जल। क्या कहते हैं? मृदु जल, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जिसमें एक साइड पे अम्ल दिया हुआ है, दूसरे साइड पे उसके सूत्र दिए हुए हैं। पहला क्या दिख रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हमको पता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। फिर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा कौन-सा है? तो ये हमारा हो जाएगा HCl, सामने-सामने दिया हुआ है। अब देख लीजिए कि ऑप्शंस में कहाँ पर पहला का 3 दिया हुआ है और दूसरा का 2 दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। 2 अगर हमको पता है तो उसी से आंसर आ जा रहा है, पहले तो 1 ही पता है तो उसी से आंसर आ जा रहा है, ठीक है? तो पहले ऐसे देख लेंगे, लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर हमको चारों को अच्छे से देखना है। जैसे नाइट्रिक अम्ल हमारा क्या हो जाएगा? HNO3। अम्लराज अम्लराज नाइट्रिक अम्ल में जब हम HCl मिलाते हैं तो अम्लराज बनता है। फिर देखिए, अम्लों अथवा जल किसी से भी हाइड्रोजन विस्थापित न करने वाली धातु कौन-सी है? तो याद रखिएगा, पारा। फिर निम्नलिखित में से कौन-सा प्रबल अपचायक है? तो प्रबल अपचायक इनमें से जो हमारा है F- वो हमारा क्या है? प्रबल अपचायक है। फिर उसके बाद है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में
क्या होता है? तो याद रखिएगा जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78। चेक कर लीजिए एक बार। फिर देखिए हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। फिर फेन उत्प्लावन विधि द्वारा कौन-सा अयस्क सांद्रित किया जाता है? तो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा गैंग अयस्क सांद्रित किया जाता है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन-सा एंटीबायोटिक है? याद रखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन-सा एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन जो होता है वो एंटीबायोटिक है। फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी वो थॉम्सन ने की थी। किसी भी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे ही वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फिर देखिए किसी भी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब क्या कहलाता है? तो उसका जो वाष्प दाब है वो कहलाता है वायुमंडलीय दाब के बराबर। ठीक है? मतलब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। किसी भी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर उसका जो वाष्प दाब होता है ना, वो वायुमंडलीय दाब के इक्वल होता है। फिर है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? बताइए। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, हम सबको पता है फ्रॉम चाइल्डहुड, ठीक है? फिर मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना क्या होता है बताइए? बताइए, बताइए। रासायनिक परिवर्तन। क्यों रासायनिक परिवर्तन है मोमबत्ती का जलना? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँगे मोमबत्ती का जलना क्यों रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है? देखिए, पहली बात तो ये मोमबत्ती का जो जलना होता है ना, वो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों ही हो सकता है। भौतिक परिवर्तन क्यों होगा? क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए मोमबत्ती जल रहा है, ठीक है? तो मोमबत्ती जब जलेगा तो धीरे-धीरे छोटा हो जाएगा, तो इसके आकार में परिवर्तन आएगा। मतलब आकार में परिवर्तन या भौतिक गुणधर्म में परिवर्तन, तो एक तरह से भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती के जलने से और भी बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आएगा, ठीक है? कुछ रासायनिक परिवर्तन भी आएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, ठीक है? देखिए, सॉरी वो क्लास इधर हो गया था, 1 मिनट डिस्टर्बेंस हो गई थी। देखिए सबसे पहले तो रासायनिक परिवर्तन ना, मैंने भौतिक परिवर्तन आपको बताया, रासायनिक परिवर्तन एक बार देख लीजिए कि रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार से होता है। जैसे कि देखिए मान लीजिए एक मोमबत्ती है, ठीक है? मोमबत्ती बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होगा, बहुत सारे उसके अंदर छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे मोम में। तो वो क्या करेंगे जब वो जलेगा तो उसका जो मॉलिक्यूल होंगे वो दूर-दूर हटेंगे, है ना? टूटेंगे। तो कहीं न कहीं रासायनिक परिवर्तन तो हुआ है। इस तरह से अगर बोथ का ऑप्शन रहेगा तो इस क्वेश्चन में आप क्या लगाएँगे? बोथ लगाएँगे, ठीक है? याद रखिएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हीरा कार्बन का क्या है? बताइए। अपरूप है, बहुत ईज़ी है। फिर ड्यूटेरियम में क्या होता है? तो याद रखिएगा ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है, ठीक है? फिर देखिए हँसाने वाली गैस क्या है? बताइए क्या है हँसाने वाली गैस? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। सबसे हल्का तत्व कौन-सा होता है? हाइड्रोजन होता है। फिर परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जैसे ये नाभिक है तो यहाँ पे प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा और बाहर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। फिर देखिए नाभिक का आकार, ठीक है? नाभिक का जो आकार है वो 10 टू द पावर -15 मीटर होता है। चैडविक ने किसकी खोज की थी? चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। निम्न में अस्थायी कण कौन-सा है? तो अस्थायी कण इसमें से कौन-सा है? न्यूट्रॉन है, ठीक है? फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी भी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो परमाणु के गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। फिर नींबू में क्या पाया जाता है? बताइए। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है? और चींटी में मैंने आपको बताया था कौन-सा अम्ल पाया जाता है? मैंने अभी आपको पीछे ही बताया है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए चींटी में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? फिर देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है? बताइए। तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण में एक इलेक्ट्रॉन पृथक होता है। फिर अस्थायी कठोर जल में घुले होते हैं। क्या चीज़ घुला होता है? तो मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। फिर निम्नलिखित में से किस गैस को प्राणवायु कहते हैं? तो प्राणवायु जो होता है ऑक्सीजन होता है, हम सबको पता है। फिर सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन-सा है? बताइए, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो बिल्कुल सही। झारखंड की जो सिंहभूमि जिला है ना, वहाँ काफ़ी मात्रा में यूरेनियम पाया जाता है। फिर देखिए सोडियम को जल में डालने पर निम्न गैस निकलती है। कौन-सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन निकलती है। फिर देखिए सबसे भारी धातु कौन-सी है? याद रखिएगा सबसे भारी धातु जो है ओस्मियम है। फिर प्याज़, लहसुन में गंध निम्न तत्वों के कारण आती है। तो याद रखिएगा सल्फ़र के कारण आती है। फिर जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? तो जल का जो शुद्धिकरण है वो क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। फिर देखिए दूध कोलाइडी तंत्र है पायस, ठीक है? दूध का जो कोलाइडी तंत्र होता है वो क्या होता है? पायस होता है।
फिर देखिए मक्खन क्या है? बताइए तो मक्खन क्या है? तो देखिए जो मक्खन होता है ना वो जेल होता है, ठीक है? फिर है काँच पर लिखने के लिए निम्न अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो काँच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए समुद्री जल से नमक निम्न विधि से तैयार किया जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, किस विधि से तैयार किया जाता है? वाष्पीकरण। फिर अक्रिय गैस की खोज की थी, अक्रिय गैस की खोज किसने की थी? तो रैमजे ने। फिर देखिए वायु जो होता है वायु, वायु क्या है? ये तो बहुत ईज़ी सा क्वेश्चन है, मिश्रण है क्योंकि बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। फिर वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार समान होता है, वह क्या कहलाता है? तो वह हाइड्रोजन, ठीक है? हाइड्रोजन ऐसा तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होता है। फिर देखिए लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? बताइए तो फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड का मिश्रण। ये पीसीएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है? सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए, क्या कह रहा है कि एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? मैंने आपको पढ़ाया है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है? उसके बाद लैक्टिक अम्ल हम सबको पता है मिल्क में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल, ये किस में पाया जाता है? मक्खन में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल हमारा नींबू में पाया जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए डिहाइड्रेशन के समय शरीर में क्या कम हो जाता है? तो याद रखिएगा डिहाइड्रेशन के समय शरीर में सोडियम क्लोराइड जो होता है, वो क्या होता है? कम हो जाता है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता जल का क्वथनांक, तो ये सही नहीं है, ठीक है? फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, ये भी सही नहीं है। फिर दाब बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही नहीं है। इसमें नमक मिलाकर जो जल का क्वथनांक है बढ़ाया जा सकता है, ये चीज़ बिल्कुल सही है। फिर एक चीज़ देखिए कि किसी भी कमरे में एक कोने में इत्र की खुली हुई शीशी रख देने से उसकी खुशबू जो होती है वो कमरे के सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? इसके पीछे क्या रीज़न है? तो हमें पता है कि ऐसा विशरण के द्वारा होता है, ठीक है? फिर भौतिक परिवर्तन के एग्ज़ाम्पल कौन-कौन से आइए इसे देख लेते हैं। इसमें लिखा है जल का जमकर बर्फ़ बनना, जल का वाष्प में परिवर्तित होना, चीनी का जल में विलयन। तो देखिए भौतिक परिवर्तन में उसके भौतिक चीज़ों में क्या होता है? चेंजेस आती है। जैसे जल का जमकर बर्फ बन जाना, आकृति में परिवर्तन आएगा उसके आकार में, तो ये भी होगा भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में बदलना बिल्कुल होगा। फिर उसके बाद है चीनी का जल में विलयन बिल्कुल होगा। मोमबत्ती का जलना तो मैंने अभी आपको बताया कि रासायनिक और भौतिक दोनों ही हैं, ठीक है? एक तरह से देखा जाए तो। फिर ये उसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखिए कि रदरफोर्ड के अल्फ़ा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने सिद्ध किया कि नाभिक क्या होते हैं? देखिए, नाभिक में भारी कण होते हैं ये सिद्ध किया और एक धनावेशित केंद्र भारी है, ठीक है? ये भी। पूर्णतः स्थायी होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है, समटाइम्स क्या होता है ये अस्थायी भी होता है, इस तरह से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि रासायनिक संयोग के नियमों के अनुरूप क्या है, ठीक है? सबसे पहले लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड सदैव कार्बन के 1 भाग और ऑक्सीजन के 2.66 भाग के संयोग से बनती है और ये क्या लिखा है? सदैव, तो सदैव बहुत एक्सट्रीम सेंटेंस हो गया क्योंकि कोई भी ऐसी कंडीशन तो हो ही सकती है जिसमें कि कार्बन डाइ जो ऑक्साइड होगा, वो किसी अन्य भाग से बन जाएगा, ठीक है? ऐसा एक मतलब अगर हम एक ऐसा प्रयोग करके दिखा दें तो ये तो रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा, तो ये हमारा रॉन्ग ही है। फिर उसके बाद है कि किसी भी गैस पर स्थिर ताप पर दाब आरोपित किया जाता है तो उसका आयतन जो हो जाएगा दाब आरोपित करने पर क्या होगा? घटेगा, ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या सदैव समान होगी, सही है। परमाणु उत्पन्न, नष्ट या विभाजित नहीं किया जा सकता, ये गलत है, ये रॉन्ग है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए इनमें से कौन-सी जोड़ी शुद्ध रूप से सुमेलित है, ठीक है? तो याद रखिएगा इसमें से कौन-सी जोड़ी शुद्ध रूप से सुमेलित है, तो परमाणु क्रमांक मोस्ले, ठीक है? ये जो है ये शुद्ध रूप से सुमेलित है। फिर है निम्नलिखित में से कौन-सा एक तत्व रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्कोनियम जो है ना वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर है निम्नलिखित में से वह कौन-सा पदार्थ है जो पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा का चालन कर सकता है? तो याद रखिएगा साधारण नमक जो होता है ना, वो पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा का चालन कर सकता है। फिर देखिए एक अम्ल है, ठीक है? और प्राकृतिक स्रोत, ये हमारा मैच द कॉलम में एक बार देख लीजिए।
सबसे पहले देखिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल किस चीज़ में पाया जाता है? याद रखिए कसीस के तेल में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल मैंने आपको पीछे बताया, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? फलों के रस में, ठीक है? या सिरका में। फिर ऑक्ज़ैलिक अम्ल आप बताइए किसमें पाया जाता है? सरील के वृक्ष में। उसके बाद बेंजोइक अम्ल, आपको पता होना चाहिए जो बेंजोइक अम्ल होता है वो घास, पत्ते एवं मूत्र में पाया जाता है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या है हमारा फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल को याद रखिएगा कि ये बिच्छू में, लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ये मैंने आपसे पीछे भी पूछा था कमेंट में बताने के लिए, ठीक है? फार्मिक अम्ल जो है वो लाल चींटियों में पाया जाता है। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए। फिर देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पता कीजिए कि किन कारणों से लोहे में जंग लगती है ना। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और फिर लिखा है अपचयन के द्वारा, तो ये गलत है, ठीक है, ऑक्सीकरण के द्वारा लगती है ना कि अपचयन के द्वारा। ये सब तो आप बचपन में पढ़े होंगे कि कार्बन में मतलब सॉरी लोहे में जो जंग लगने का जो मेन रीज़न होता है वो ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, ये भी सही है। फिर उपचयन उपचयन के द्वारा, ये भी सही है। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए रोटी को गैस पर पकाने पर यह किस कारण मुलायम व स्पंजी हो जाती है बताइए? तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, ठीक है। सबसे पहले तो रोटी को अगर गैस पर पकाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होगा? ये मुलायम और स्पंजी होगी। फिर है फोटोग्राफी में स्थायी कारक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? मतलब वो रसायन कौन-सा है? तो याद रखिएगा सोडियम थायोसल्फेट। फिर है भोजन को खाने से काफ़ी देर पहले पका लेने से उसका कौन-सा जो संघटक है, वो नष्ट हो जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा फोलिक अम्ल। फिर देखिए सीमेंट के उत्पादन में काम आने वाले कच्चे पदार्थ कौन-कौन से हैं? तो इस चीज़ को याद रखिएगा लाइमस्टोन, जिप्सम एवं रेत, ठीक है? फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? यहाँ पर आपको 4 ये दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है? और इसमें पूछ रहा है कि कौन से विस्फोटक पदार्थ नहीं हैं? आइए देख लेते हैं ऑप्शंस। देखिए इस चीज़ को याद रखिए कि ट्राइनाइट्रोटॉलुइन और ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन और फिर साइक्लोट्राइमेथिलीन, नाइट्रेमिन और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ठीक है? तो याद रखिएगा ये जो है ये विस्फोटक पदार्थ है। जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है ना, ये विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए अम्ल वर्षा का क्या रीज़न है? बताइए तो अम्ल वर्षा का क्या रीज़न है? तो याद रखिएगा औद्योगिक प्रदूषण जो है ना वो अम्ल वर्षा का मेन रीज़न है। सबसे पहले तो यही है, ठीक है? तो इस तरह से अगर बात किया जाए करेक्ट आंसर तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में विकसित स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित विशेष अवयव होते हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा मैग्नीशियम और क्रोमियम, ठीक है? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तालाब में से कुछ मछलियों एवं जलीय पादपों को आसुत जल में भरे बंद जार में डालने पर वे मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं इस चीज़ को बताइए? क्योंकि आसुत जल में घुलित वायु क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ठीक है? आसुत जल में घुलित वायु अनुपस्थित होते हैं। फिर देखिए सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो याद रखिएगा सोना का जो रासायनिक प्रतीक है वो हमारा गोल्ड है। फिर किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा 8 हो सकती है। रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें होती हैं, ये होती है बीटा किरणें जो होती है ऋणावेशित होती है। फिर ऑक्सीजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन में समस्थानिकों की जो संख्या है वो 2 होती है। ग्रेफ़ाइट के लिए निम्न कथन पर विचार कीजिए। ग्रेफ़ाइट के लिए, तो याद रखिएगा कि जो ग्रेफ़ाइट होता है यह विद्युत का सुचालक होता है, कार्बन का अपरूप होता है, इसका जो अपवर्तनांक होता है ये उच्च होता है, ठीक है? और यह कच्चे पेट्रोलियम के अवाष्पशील भाग में उपस्थित होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर लिखा है कि कठोर जल उपयुक्त नहीं होता है। बताइए तो कठोर जल किस लिए उपयुक्त नहीं होता है? तो याद रखिएगा कठोर जल जो होता है साबुन से कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं होता है और बॉयलर्स में प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। बाकी हम फसल की सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं और उपयुक्त नहीं है कह रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए यहाँ मैच द कॉलम में लिखा हुआ है हीरा। सबसे पहले तो हीरा जो होता है वो अब घर्षणक के रूप में कार्य में आता है। अमोनियम सल्फेट उर्वरक के रूप में काम में आता है। फिर है सोडियम पर ऑक्साइड जो होता है वो उपचायक के रूप में काम में आता है। और
मैंगनीज डाइऑक्साइड जो होता है वो शुष्क शेल के रूप में काम में आता है, ठीक है। इस तरह से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान सबसे ज़्यादा होता है? तो याद रखिएगा प्राकृतिक गैस का जो ईंधन मान होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, सबसे हाई होता है। फिर कार के इंजन में नोदन से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा प्रयोग में लाया जाता है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि प्रयोग में एथिल अल्कोहल लाया जाता है। फिर माचिस की तीली के एक सिरे पर लगे मसाले में निम्नलिखित में से कौन से युग्म उपस्थित होते हैं? ठीक है, तो इसमें लाल फास्फोरस होता है, माचिस की तीली जो आप देखे होंगे ये ऐसे रहता है ना और यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जो मसाला होता है इसमें लाल फास्फोरस होता है और गंधक होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।